हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, नाउ वील बी टेकिंग अप अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे हम बुलाते हैं लिम्फ, और जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है लिम्फ? लिम्फ एक स्ट्रॉ कलर्ड का टिश्यू फ्लूइड होता है बच्चों, ठीक है। तो भाई कैसे एक टिश्यू फ्लूइड फॉर्म होता है, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दैट। इसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपकी तीन मेजर टाइप ऑफ जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दिस ब्लड वेसल, जो कि आपको रेड कलर से नजर आ रही है, और रेड कलर डिनोट करता है कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आ रही होगी, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये एक आर्टरी है। देन दिस वन इज द वेन, ब्लू कलर बता रहा है भाई कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसका मतलब ये एक वेन होगी। और दोनों की ब्रांचिंग से आपको स्मॉलर ब्लड वेसल्स फॉर्म करती हुई नजर आती हैं, जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से फॉर्म्ड होती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज बुलाते हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, फॉर्मिंग अ नेटवर्क, ठीक है। तो ये कैपिलरी नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है। और रिमेंबर, ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है ये आपके टिश्यू को सराउंड करके रखता है, बिकॉज यहीं पर ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज कैपिलरी की जो वॉल्स हैं वो इतनी थिन है कि इनके थ्रू सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज इन और आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर मोर परमिएबल। ओके, अब देखिए कैसे यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड फॉर्म होगा। आर्टरी से जो ब्लड आता है बच्चों, वो एक्चुअली हाई प्रेशर के साथ आता है, बिकॉज इनका जो लूमन होता है ना वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है, और इसीलिए इस एंड पे आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर हम आर्टरीज की तरफ देखेंगे कैपिलरीज को, तो ये कैपिलरी का नेटवर्क है। कैपिलरी का नेटवर्क जो आर्टरी को फेस कर रहा है, आर्टीरियोलर एंड को, वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट है। वाइल कैपिलरीज का वो नेटवर्क जो कि वेन की तरफ फेस कर रहा है, वहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर जो प्रेशर होता है वेन्स के अंदर ब्लड का, दैट इज गोइंग टू बी लो, ठीक है। तो यहां पर लो ब्लड प्रेशर है इस एंड पे ऑफ द कैपिलरी, और इस एंड पे हाई है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही ब्लड आर्टरी के थ्रू एंटर करेगा इनटू दिस आर्टीरियोलर एंड ऑफ द कैपिलरी बेड और नेटवर्क, तो क्या होगा, हाई प्रेशर के चलते जो ब्लड है ना वो ऐसे बाहर फिल्टर आउट हो जाएगा इनटू दीज स्पेसेस जो कि आपके टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। तो देखिए आपको यहां पर ये टिश्यू नजर आ रहे हैं, राइट। सो दीज आर फॉर्मिंग द टिश्यू। अब देखिए टिश्यू के बीच में आपको ना यहाँ पर कुछ स्पेसेस नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके जो ब्लड है वो फिल्टर होके बाहर इकट्ठा हो जाएगा एज अ फ्लूइड, जिसे हम बुलाएंगे द टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पर एक फ्लूइड इकट्ठा हो गया बच्चों, ठीक है। तो दिस फ्लूइड जो कि इकट्ठा हो जाएगा कमिंग आउट ऑफ द blood capillaries due to high pressure towards the arteriolar end would be your tissue fluid. So ये है आपका tissue fluid. I hope आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है, कि कैसे एक टिश्यू फ्लूइड बनता है। सो यहाँ पर ये कैसे फॉर्म हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि कैपिलरी के दो एंड्स पे आपको प्रेशर का डिफरेंस नजर आ रहा था, है ना। डिफरेंशियल प्रेशर देखने को मिल रहा है, इस तरफ हाई ब्लड प्रेशर, उस तरफ लो ब्लड प्रेशर, है ना। तो ऐसे में ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिला, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड कुड बी फिल्टर्ड आउट। सो इट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कैपिलरी बेड। और सिंस ये ब्लड से ही फिल्टर होकर बाहर आया है, तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा होने वाला है, इट्स कॉम्पोजिशन इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, है ना। क्योंकि भाई प्लाज्मा ही तो बाहर आ सकता है डिफ्यूज होकर, वही तो उसका फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्योंकि कैपिलरी का जो आप जानते हैं वॉल होता है वो थिन तो है और वो परमिएबल भी है, बट उसके थ्रू जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं कर सकते, और साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स भी नहीं। सो इट इज गोइंग टू बी सेम इन द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा, बट यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे एंड प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लार्ज हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब सिंस रेड ब्लड सेल्स नहीं है, इसीलिए ये आपको स्ट्रॉ कलर नजर आएगा, रेड नहीं नजर आता है।
ठीक है, ओके। तो ये आपको फॉर्मेशन आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे एक टिश्यू फ्लूइड बनता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बेसिकली जो टिश्यू फ्लूइड बाहर आया है वो आपके टिश्यूज़ को सराउंड कर रहा था, तो वो एक इमीडिएट सराउंडिंग फॉर्म करता है अराउंड द टिश्यू, जिसके अक्रॉस सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर टिश्यूज विल बी हैविंग अ ग्रेटर इमीडिएट सराउंडिंग, जिसकी थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होने वाला है। तो देखिए कैसे होगा, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज इट। यहाँ पर आपके सामने कुछ टिश्यू नजर आ रहे हैं, राइट, और टिश्यू के बीच में स्पेसेस नजर आ रही हैं विच आर कॉल्ड दी इंटरस्टिशियल स्पेसेस। फाइन, अब देखो क्या होगा, आपको पता है यहाँ से ये आपको एक कैपिलरी का एक एंड दिखाया जा रहा है। तो सिंगल कैपिलरी आपको ये नजर आ रही है, एक तरफ में आपको ये रेड कलर का दिखाया जा रहा है, एक तरफ पे ब्लू कलर। इसका मतलब ये वाला जो ब्लड का साइड है ऑफ द कैपिलरी वुड बी द आर्टीरियोलर एंड। ठीक है, तो आर्टीरियोलर एंड से ब्लड एंटर कर रहा है इनटू द कैपिलरी, और यहां पर ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट मींस ये वाला जो एंड है कैपिलरी का, ये वेन्स की तरफ ओपन होगा। सो दिस इज द वेन्युलर एंड। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बोला आर्टीरियोलर एंड से ब्लड आ रहा है, ऑब्वियसली वो हाई प्रेशर के साथ आ रहा होगा, राइट। तो यहां पर हाई प्रेशर के चलते आप देखोगे जो सब्सटेंसेस हैं अक्रॉस दिस कैपिलरी वुड बी डिफ्यूजिंग आउट, और वो डिफ्यूज आउट होके ना आपको ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ऐसे इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड वुड बी कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। और देखो यहां पर आपके रेड ब्लड सेल बाहर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर आपको नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर रेड ब्लड सेल्स इस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होने वाला है, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इस टिश्यू फ्लूइड में जो जो इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं वो ये टिश्यू डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज टिश्यू जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है टिश्यू फ्लूइड के। टिश्यू जो है वो डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल के कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि बीच में इनके ये फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि एक इमीडिएट सराउंडिंग फॉर्म कर रहा है अराउंड द टिश्यू। अब देखो जो जो चीज़ें फिल्टर होकर आई हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। तो देखो क्या क्या आ सकता है प्लाज्मा में, आपको पता है आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन भी डिजोल्व होकर आ रही होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, राइट। और न्यूट्रिएंट्स जो कि अब्जॉर्ब होकर आए हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो भी यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स को आई एम जस्ट मेंशनिंग एज NU, you have to understand ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिंस ये टिश्यू के इमीडिएट सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये टिश्यू रेस्पिरेशन तो कर ही रहे होंगे, तो वो इन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिलीज एनर्जी, राइट, बाय अंडरगोइंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिएंट्स, ये टिश्यू अब्सॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम देयर नेबरिंग सराउंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक इमीडिएट सराउंडिंग की तरह एक्ट कर रहा है फॉर दिस टिश्यू, ताकि ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड वो अब्सॉर्ब कर सकें। ओके, एंड व्हाट एल्स इज गोइंग टू बी हैपनिंग, देखो टिश्यू ने इन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की होगी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलीज किए होंगे। तो इसका मतलब ये टिश्यू जो है वो अगेन इसी टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या रिलीज कर रहे होंगे, they might be releasing carbon dioxide also, they might be releasing the waste also। अब आपको पता है जो वेन्युलर एंड है वहां पर प्रेशर लो था, अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब, और यहां पर सब्सटेंसेस का प्रेशर एडिशन हो रहा है ना सब्सटेंसेस का, तो इसका मतलब यहां पर इस एंड पे जो टिश्यू फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इजीली सब्सटेंसेस जो है वो इस एंड पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, दैट इज टुवर्ड्स द वेन्युलर एंड। बट एक्चुअली जितनी रेट से ये बाहर डिफ्यूज आउट किए थे फ्रॉम द कैपिलरीज, उतने ही रेट से डिफ्यूज इन नहीं होंगे एट द वेन्युलर एंड, रिमेंबर, क्योंकि इस साइड पे प्रेशर काफ़ी हद तक लो है। तो रिमेनिंग जितना भी फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड वो यहीं इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये कैसे अंदर जाएगा वापस ब्लड में, भाई अगर हर बार ब्लड से कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऐसे बाहर आता ही रहेगा तो ब्लड का वॉल्यूम नहीं घट जाएगा, तो उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए रोल आपको देखने को मिलता है कुछ स्पेशल टाइप की वेसल्स का जो कि ब्लाइंड एंडेड होती हैं। तो आपको देखने को मिल रही है ये कुछ वेसल जिसका नाम है लिम्फेटिक वेसल्स, तो इन्हें हम लिम्फ वेसल्स बुलाते हैं, लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल क्या है बच्चों, ये कुछ ब्लाइंड एंडेड वेसल्स हैं। देखिए ये आपको ब्लाइंडली एंड करती हुई नजर आ रही हैं,
है ना, ये कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये ब्लाइंडली एंड कर रही हैं। और जो भी टिश्यू फ्लूइड रह जाता है इन दीज इंटरस्टिशियल स्पेसेस आफ्टर a little amount has been absorbed back into the capillary at the venular end, तो रिमेनिंग जितना भी टिश्यू फ्लूइड बच गया वो इस टाइप की ब्लाइंड एंडेड वेसल्स में एंटर कर जाएगा, दैट इज इन द लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल इसको फर्दर कैरी करके लेकर जाती है। तो जब टिश्यू फ्लूइड जब आपके लिम्फ के अंदर यानी कि लिम्फ वेसल के अंदर आ जाता है, वी कॉल द टिश्यू फ्लूइड नाउ एज लिम्फ। तो अभी तक जब तक वो इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट था इट वॉज टिश्यू फ्लूइड सिंपली, बट जब वो लिम्फ के अंदर एंटर करेगा, ओके, देन वील कॉल इट द लिम्फ। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड का नाम चेंज होकर लिम्फ कब बनता है, जब वो लिम्फ वेसल के अंदर आएगा। तो लिम्फ का क्या कॉम्पोजिशन होगा, तो लिम्फ जो है वो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही लेकर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट वगैरह को लेकर आ रहा है। और क्योंकि आर्टीरियल एंड से तो मेन काम की चीज़ें तो अब्जॉर्ब हो गई थी बाय द टिश्यू ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो है वो सब अब्जॉर्ब कर लिए। तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन कैसा देखने को मिलेगा, तो लिम्फ में आपको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, जो भी आपके न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं वो सब कम अमाउंट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड को तो इकट्ठा कर रहा है। तो टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट काम की हैं वो सब अब्जॉर्ब कर ली है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको लेस ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे एंड प्रोटीन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ज़्यादातर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट ही देखने को मिलेंगे इनसाइड द लिम्फ। ओके, सो रिमेंबर टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में फ़र्क है। टिश्यू फ्लूइड तब कहलाता है जब वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट हो, और लिम्फ वही टिश्यू फ्लूइड लिम्फ तब कहलाता है जब वो लिम्फ वेसल के अंदर पहुंच जाए। ठीक है, ओके, सो आइए देखते हैं कि ये टिश्यू फ्लूइड वापस कैसे रिटर्न हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि देखिए दो तरीके हैं जिससे ये टिश्यू फ्लूइड एंटर कर सकता है बैक इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम हैज़ टू बी मेंटेन्ड, राइट। तो देखो पहला चीज़, कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो फ्लो बैक कर देता है इनटू द कैपिलरी फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एट द वेन्युलर एंड, जैसा कि मैंने बताया था, बट वो रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट है। जो रिमेनिंग आपका टिश्यू फ्लूइड रह गया है इट विल एंटर थ्रू सम ब्लाइंड एंडेड वेसल्स। तो रेस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट्स इन द टाइनी थिन वॉल ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्स, जिन्हें हम बुलाते हैं लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, क्योंकि वो बहुत स्मॉल इन साइज हैं, वी कॉल देम लिम्फ कैपिलरीज, राइट। और आपको देखने को मिलेगा इनसाइड द लिम्फ कैपिलरीज यही टिश्यू फ्लूइड जो है अब कहलाएगा द लिम्फ। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लिम्फ वेरी क्लियर। तो बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप द रोल ऑफ लिम्फ। स्पेसिफिकली फर्स्टली हम लेने वाले हैं इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स की अगर बात करें बच्चों, तो लिम्फ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून रिस्पॉन्स में, बिकॉज लिम्फ के अंदर आपको कुछ स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं विच आर दी स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो भाई ये जो लिम्फोसाइट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जो कि इन्वेडिंग पैथोजन से हमें बचाती है। सो दीज लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द लिम्फ, और ये हेल्प करेंगे इन द इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वी हैव इज द रोल ऑफ द लिम्फ एज अ मिडल मैन। तो ये बेसिकली क्या करने वाले हैं भाई, मिडल मैन का काम कर रहे हैं, बीच के आदमी का काम करना। तो ये क्या करेंगे, हमने दो ही बॉडी फ्लूइड्स पढ़े हैं ना, ब्लड और लिम्फ। तो जो भी सब्सटेंसेस ब्लड अपने अंदर अब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है वो लिम्फ करेगी। तो लिम्फ क्या करेगी, बेसिकली आपको पता है जो फैट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब किए जाते हैं वो ब्लड अपने साथ अब्जॉर्ब करके कैरी करके ले जा नहीं सकती, बिकॉज फैट्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो वो अगर अब्जॉर्ब नहीं होंगे इन द ब्लड तो वो कैसे कैरी आउट हो जाएंगे इन द बॉडी। तो उनके लिए आपको स्पेशल जो बॉडी फ्लूइड है विच इज लिम्फ वो उसको कैरी करके ले जाएगा। सो दे आर गोइंग टू बी हेल्पिंग इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ दो सब्सटेंसेस जो कि ब्लड अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एग्जाम्पल वुड बी द फैट। तो आपको याद होगा मैंने जब आपको अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि विलस के स्ट्रक्चर में आपको कैपिलरी नेटवर्क देखने को तो मिल ही रहा है, बट बीच में ना आपको ऐसे ब्लाइंड एंडेड वेसल्स देखने को मिल रही हैं। ये देखिए इस तरीके की। तो ये जो ब्लाइंड एंडेड वेसल्स हैं ये आपके फैट को अब्जॉर्ब करके ले जाती हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एज काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में जो है वो फैट्स अब्जॉर्ब होंगे और एक स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू ये होता है विच इज कॉल्ड लैक्टियल, बिकॉज काइलोमाइक्रोन जो है वो वाइटिश अपीयर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फैटी नेचर एंड दैट इज वाई वो मिल्की वाइट अपीयर करते हैं, वी कॉल इट लैक्टियल। ओके, सो दिस वॉज द रोल ऑफ द लिम्फ इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड एज अ मिडल मैन। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिम्फ। तो बच्चों नॉर्मल कंडीशन में जो लिम्फ का फॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी द इक्वल टू द रेट ऑफ लिम्फ रिटर्न इनटू द बॉडी। तो भाई जितने रेट से लिम्फ बनेगा बॉडी में उतनी ही
रेट से लिम्फ जो है वो वापस से बॉडी में रिटर्न भी होगा। ये नॉर्मल कंडीशंस में है। बट एक स्पेशल कंडीशन अराइज करती है जिसे हम कहते हैं एडिमा। एडिमा में क्या होगा बच्चों, जब आपका रेट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन ज़्यादा हो दैन दी रेट ऑफ इट्स रिटर्न बैक इनटू द बॉडी, तब आपकी बॉडी के सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। बिकॉज जितनी स्पीड से टिश्यू फ्लूइड बन रहा था उतनी स्पीड से वो लिम्फ के अंदर या लिम्फ वेसल्स के अंदर जो है वो रिटर्न बैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो अभी भी आपके टिश्यू के बीच में इकट्ठा होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको ना ऐसे स्वेलिंग देखने को मिलती है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिमा। ओके, सो एडिमा इज व्हाट, when the rate of lymph formation exceeds the rate of its return in the body, there is accumulation of the fluids around the cells, because of which आपको swelling appear होती है, and this condition is edema itself। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सर्कुलेटरी पाथवेज। तो सर्कुलेटरी पाथवेज की अगर बात की जाए बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे दी हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की क्यों बात कर रहे हैं वो तो आप समझ चुके होंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रादर वी आर स्टडिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप सभी को पता है हम ह्यूमन बीइंग्स प्लेस किए जाते हैं अंडर वर्टिब्रेट्स। वाइल अगर हम बात करें हायर वर्टिब्रेट्स की, तो हम भाई इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यू नो वेरी वेल, लोअर इनवर्टिब्रेट्स के केस में आपको एक डेडिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है बच्चों। आपको सबसे पहली बार पूरी एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार आपको अगर कहीं पर सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था, दैट वाज इन फाइलम एनालिडा। एंड सब्सिक्वेंटली आगे की जितनी फाइला हैं उनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, तो इसका मतलब ये जितनी भी फाइला है ना ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जिनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, दोज आर ऑल कंसिडर्ड हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो अगर बात की जाए हायर इनवर्टिब्रेट्स की या फिर वर्टिब्रेट्स की, इन सभी में आपको दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। तो वन, आपको जो पहला देखने को मिलेगा, इट कुड बी कंसिडर्ड एज द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर इज कंसिडर्ड टू बी द क्लोज टाइप। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सिनेरियो है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड हार्ट पंप करता है वो मेजर वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी की कैविटी में ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड पंप्ड है बाय द हार्ट, इट इज गोइंग टू बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू दी लार्ज वेसल्स इनटू बॉडी स्पेसेस या फिर बॉडी कैविटीज, और उन बॉडी स्पेसेस और कैविटीज को हम बुलाते हैं साइनसेस, राइट। तो साइनसेस में ब्लड डायरेक्टली फ्लो कर रहा है। वाइल अगर हम बात करें अबाउट दी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है कुछ स्पेशल रूट्स के थ्रू जिनको हम बुलाते हैं वेसल्स। ओके, तो स्पेशल ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड विल फ्लो इनसाइड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जिबिट करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो ब्लड वेसल्स तीन टाइप की आपको देखने को मिलती हैं, वन इज द आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यहाँ पर बच्चों सिंस ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में डायरेक्टली फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जितने भी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में हैं, दे आर डायरेक्टली बेस्ड बाय द ब्लड, है ना। तो ये सभी ऑर्गन, टिश्यूज और आप कह सकते हो जो सेल्स हैं, दे आर ऑल सबमर्ज्ड इन दैट ब्लड। इसका मतलब ब्लड और जो ऑर्गन या टिश्यू है या सेल है, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा ऑफ दी सब्सटेंसेज वुड बी एट अ फास्टर रेट, ठीक है। तो यहाँ पर टिश्यू आर डायरेक्टली बेस्ड बाय द ब्लड और इसलिए यहाँ पर फास्ट एक्सचेंज देखने को मिलता है। वाइल अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज आपको पता है ना, यहाँ पर ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं कर रहा है, वो कुछ ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। और अगर आप अगर देखेंगे तो आपके सेल और ब्लड के बीच में बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी ऑफ दी ब्लड वेसल। तो अगर इन दो सब्सटेंसेस के बीच में, दैट इज आपके ब्लड के और आपके सेल्स के बीच में अगर किसी चीज़ का एक्सचेंज होना है, फॉर दैट पर्पज डिफ्यूजन की प्रोसेस वुड बी हेल्पफुल। बट यहाँ पर सिंस बीच में बैरियर है द ब्लड वेसल, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और एक्सचेंज वुड बी रिलेटिवली स्लोअर दैन दैट ऑफ द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आइए देखते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यहाँ पर ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो का स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी लेस, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल तो है नहीं जिसमें आपके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हों जो कि उनको प्रोपेल करें एट अ फास्टर स्पीड। तो इसलिए सिंस ये ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है एंड देयर इज नो फैक्टर जो कि उसको प्रमोट करेगा टू मूव एट अ फास्टर स्पेस, दैट इज वाई यहाँ पर आपको स्लो रेट ऑफ ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। वाइल अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, सिंस यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर आपको ब्लड फ्लो करता हुआ नजर आता है और आप देखोगे आगे ब्लड वेसल्स में भी आपको एक लेयर देखने को मिलती है ऑफ स्मूथ मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन शो करने की वजह से ब्लड को आगे प्रोपेल करती है एट अ फास्टर स्पीड। तो इसलिए यहाँ पर जो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो है दैट इज गोइंग टू बी हायर।
फाइन, ओके। देन वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स जिनमें आपको देखने को मिलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन कौन से हैं वो एनिमल ग्रुप्स जिनमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा? सो दे आर गोइंग टू बी आर्थ्रोपॉड्स। यू रिमेंबर बच्चों, हमने हमारे चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जब कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि कॉकरोच जो कि आर्थ्रोपॉड्स हैं, दे शो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इजंट इट? तो आर्थ्रोपॉड्स में आपको देखने को मिलेगा, आपको एकाइनोडर्म्स में देखने को मिलेगा, एज वेल एज मोलस्क्स में। तो मोलस्क के केस में देयर इज वन एक्सेप्शन बच्चों। मोलस्क के ही एक कैटेगरीज हैं जिन्हें हम बुलाते हैं सेफेलोपॉड्स। तो सेफेलोपॉड्स में आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द एनालिड्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। एंड ऑफ कोर्स एनालिड्स के केस में भी आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलने वाला है। सो अमंग ऑल एनालिड्स एक्सेप्ट जो लीचेस हैं, दे डू नॉट शो क्लोज्ड टाइप ऑफ circulatory system. तो these were the basic details about the circulatory pathways. I hope आपको समझ में आए होंगे इन दोनों टाइप के circulatory system के बारे में सारी information. तो बच्चों अब हम begin करने जा रहे हैं with the blood vessels, जो कि आप जानते हैं they are the components of the क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये कुछ स्पेशल रूट्स हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है इन दोज ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जिबिट करते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइन, ओके। तो मेजरली आपको 3 टाइप की ब्लड वेसल देखने को मिलती हैं। वन आर गोइंग टू बी दी आर्टरीज, देन वी हैव वेन्स, और तीसरी जो कि इन तीनों में सबसे छोटी होती हैं, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज एक्चुअली फॉर्म्ड होती हैं बाय दी ब्रांचिंग ऑफ दीज 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इटसेल्फ। मतलब आर्टरीज और वेन्स जब फर्दर ब्रांचिंग करेंगी, सो दे विल फॉर्म स्मॉलर ब्रांचेस विच आर कॉल्ड दी कैपिलरीज, ओके। तो ये 3 मेजर टाइप की ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी ब्लड वेसल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्टली वी आर बिगिनिंग विद दी आर्टरीज। आर्टरीज की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि कैरी करके ले जाती हैं ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, ओके। तो ये बेसिकली ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आपकी बॉडी की कौन सी वो ब्लड वेसल है भाई जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स? दैट इज गोइंग टू बी द आर्टरी। रिमेंबर दिस पॉइंट फर्स्टली। अब हम बात करें अगर इनके टाइप ऑफ ब्लड की कि कैसा ब्लड कैरी करके लेकर जाती हैं, तो रिमेंबर जितनी भी आर्टरीज हैं इन योर बॉडी दे ऑल कैरी oxygenated blood, but there is one exception and that exception is very very important. So आपकी बॉडी में अकेली एक ही ऐसी आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिमेंबर दिस थिंग। सो ओनली एंड ओनली आर्टरी बॉडी की जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वुड बी द पल्मोनरी आर्टरी, एंड रिमेंबर बाकी सारी आर्टरीज वुड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिमेंबर, अब हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइप की ब्लड वेसल की वॉल की। तो जो वॉल्स होती है ना आर्टरीज की बच्चों, वो आपको थिक देखने को मिलेगी एंड इलास्टिक देखने को मिलती है। और क्योंकि इनकी जो वॉल ही थिक है, तो अंदर की जो स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, जिसे हम लूमन बुलाते हैं, वो नैरो होगा, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी विद अ नैरो लूमन। सो आइए अगर मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू दिखाता हूँ एक आर्टरी का क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो देखिए ये सपोज एक आपकी आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो ये आर्टरी को मैंने ऐसे कट किया है, ओके। और कट करने के बाद मैं आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाऊं तो आपको यहाँ पर इसकी वॉल देखने को मिलेगी जो कि इतनी थिक नजर आ रही है, और ये अंदर की स्पेस है विच इज कॉल्ड लूमेन। सो ये वो स्पेस है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ओके। एंड बाकी जितनी भी लेयर्स में आपको ये सेल्स अरेंज नजर आ रहे हैं, दे ऑल फॉर्म द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 लेयर में इनकी वॉल जो है वो डिस्टिंग्विश नजर आएगी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखिए आपको येलो कलर की नजर आ रही है। सो दिस पर्टिकुलर लेयर वुड बी कॉल्ड द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है बच्चों। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, जो कि बेसिकली कंपोज होता है ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, राइट। फिर अगर हम बात करें इस बीच वाले लेयर की, जो कि आपको यहाँ पर मल्टीपल लेयर थिक देखने को मिल रही है, देखिए 3 लेयर्स में ये लेयर जो है वो अरेंज्ड है। तो ये वाली जो आपको लेयर देखने को मिलेगी, दिस फॉर्म्स द मिडिल लेयर एंड इट इज कॉल्ड द ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है बच्चों, ये एक्चुअली कंपोज होती है ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो ये एक्चुअली इसको हम मेंशन कर भी देते हैं, ये स्मूथ
मसल से कंपोज है। एंड स्मूथ मसल्स आप सभी जानते हो दे आर इनवॉलंटरी नेचर, वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं है, राइट। तो इसका मतलब इन्हीं स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इन आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज वाई वी सेड जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी वॉल थिक तो होती है बट इट इज इलास्टिक ऑल्सो। इलास्टिसिटी यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये यहाँ पर कौन प्रमोट करेगा? द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन दी ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ओके। एंड थर्डली आपको सबसे इनर मोस्ट जो व्हाइटिश कलर की ये लेयर देखने को मिल रही है वेरी क्लोज टू द लूमेन, दिस इज गोइंग टू बी द ट्यूनिका इंटाइमा, जिसे हम ट्यूनिका इंटरना भी बुलाते हैं बच्चों। सो ट्यूनिका इंटाइमा जो है बच्चों वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है और ये कंपोज होती है ऑफ दी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। दैट मीन्स यहाँ पर ये एक ऐसी एपिथीलियम है जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से मिलकर बनती है। दैट मीन्स फ्लैट इररेगुलरली शेप्ड सेल्स जो कि सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं, ओके, एंड दे फॉर्म दी एंडोथीलियम। सो दिस इज गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एंडोथीलियम, फाइन, ओके। सो दिस वॉज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ योर आर्टरी और ये हैं उनकी वॉल की वेरियस लेयर्स। और देख रहे हो आप यहाँ पर इनका लूमेन जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है, राइट, ओके। अब सिंस मैंने आपको बोला यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्मूथ मसल प्रेजेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी, इसलिए आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होगा दैट इज गोइंग टू बी विद अ ग्रेटर प्रेशर। सो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है बच्चों दैट इज अंडर ग्रेट प्रेशर और यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा विद जर्क्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। एंड आर्टरीज का अगर हम ब्रांचिंग देखें, देखिए ये आपकी सपोज एक आर्टरी आ रही है। अब देखिए जब भी एक कन्वेंशनल रूल है कि आर्टरी का यूजुअली जो नेचर है दैट इज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है इन रेड कलर इट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर कि ये एक आर्टरी है, ठीक है। सो ये एक आर्टरी है और ये आर्टरी जो है वो जब ब्रांच करेगी तो वो एक स्मॉलर ब्लड वेसल फॉर्म करेगी जो कि इसी की ब्रांच है, आर्टरी की ही ब्रांच है। तो आर्टरी का ही स्मॉलर फॉर्म होगा, उसमें आपको तीनों ही आपको लेयर देखने को मिलेंगी जो कि आपको आर्टीरियल वॉल में देखने को मिली थी, राइट। तो इसका मतलब ये वाली जो वॉल है या ये वाली जो आपकी ब्लड वेसल है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ द आर्टरी, सो वी कॉल इट आर्टीरियोल। सो दिस इज आर्टीरियोल, फाइन, ओके। एंड लेटर ऑन ये जो आर्टीरियोल है बच्चों ये भी फर्दर ब्रांच करेगा और अपनी ब्रांचिंग की वजह से ये आपकी जो अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दी 3 ब्लड वेसल जिन्हें हम बुलाते हैं कैपिलरीज, उसमें ये ब्रांच कर जाएंगी। सो आर्टीरियोल जो है वो फर्दर ब्रांच अगर करेगा सो इट इज गोइंग टू फॉर्म दी कैपिलरीज, ठीक है। तो ये कैपिलरीज का इस तरीके से नेटवर्क बनाती हैं जो कि सराउंड करती हैं कुछ टिश्यूज को। और कैपिलरीज का क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट साइज है इनके थ्रू आपको डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस देखने को मिलता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज, ओके। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। सो आर्टरीज जो हैं दे ब्रांच फर्दर टू फॉर्म दी स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्टीरियोल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आर्टीरियोल्स ब्रांच करके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ओके, जिन्हें हम ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी बुलाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिलरी को डिस्कस करना स्टार्ट किया है तो हम अपनी नेक्स्ट ब्लड वेसल कैपिलरी को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज एज आई टोल्ड यू ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, राइट, और इनका जो डायमीटर है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस जो कि होगा अराउंड 8 माइक्रोमीटर्स, ओके, डायमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये आपको एक कैपिलरी के नेटवर्क देखने को मिल रहा है जैसे हम कैपिलरी बेड भी बुलाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर मैं एक कैपिलरी को ऐसे कट करके उसका सेक्शनल व्यू देखूं तो देखिए क्रॉस सेक्शन में अगर ये आपको नजर आ रही है कुछ इस तरीके से, तो इसका जो डायमीटर है फर्स्टली ये डायमीटर इसका आता है 8 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, ओके। और आप देख रहे हो ये अंदर की स्पेस जो है इसी में ब्लड फ्लो करेगा, दिस इज द लूमेन, एंड इसको सराउंड करके रख रहा है एक सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथीलियम जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर आपको एक एंडोथीलियम की लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से फॉर्म्ड होती है। सो रिमेंबर ये एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड होगी ये वाली ब्लड वेसल एंड विथ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम जो कि इसको सराउंड करके रख रही है, राइट, ओके। और एंडोथीलियम जो है बच्चों वो क्योंकि सिंगल
लेयर ऑफ सेल से मिलकर फॉर्म हो रही है जो कि फ्लैट एंड इरेगुलरली शेप्ड है, तो ऑब्वियसली बहुत ही पतला सा बैरियर है जो कि क्रॉस करना होगा ना, ब्लड के थ्रू जो सब्सटेंसेस को मूव करना होगा या फिर एक्सचेंज होना होगा। तो इसीलिए एंडोथेलियम इज वेरी परमिएबल एंड इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो कि कैपिलरीज के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। सो दे अलाउ डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द कैपिलरीज वाइल होल्डिंग बैक द प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लार्ज होते हैं एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये होल्ड कर लेते हैं बिकॉज उनका साइज बिगर है, वाइल जितने भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं जिनका साइज छोटा है दे कैन ईजिली क्रॉस दीज एंडोथेलियम लेयर ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैपिलरीज एंड यू सी वन थिंग कि कैपिलरीज के थ्रू आपने देखा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सकता है बिकॉज ये क्वाइट परमिएबल है। तो जो ब्लड ऑक्सीजन रिच था जो कि आर्टरी से आ रहा था वो आर्टीरियोल में पहले गया, आर्टीरियोल फर्दर ब्रांच करी टू फॉर्म कैपिलरीज, और आपने देखा है कि कैपिलरी के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो तो ईजिली बाहर जा सकती है ना इनटू द टिश्यूज, इजंट इट? ओके, तो इसका मतलब अब जो कैपिलरी ब्लड कैरी करेगी वुड बी डेफिशिएंट इन दी ऑक्सीजन कंटेंट। तो इसका मतलब ये वाला जो एंड होगा कैपिलरी बेड का, दिस इज गोइंग टू बी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्दर इन कैपिलरीज के अगेन रीजॉइनिंग से एक अनदर स्मॉल वेसल फॉर्म करती है विच इज कॉल्ड वेन्यूल, और ये वेन्यूल जो है वो अनदर ब्लड वेसल में जाके ज्वाइन कर जाती है विच इज द मेजरली विच वी कॉल एज द वेन। तो ये है आपकी वेन जो कि है आपकी अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच वी विल बी टेकिंग अप राइट नाउ। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वेन्स। तो वेन्स की अगर बात करें बच्चों, तो वेन्स आप जानते हैं ये कैरी करते हैं ब्लड को फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। तो देखो आर्टरी कैरी कर रही थी ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, अब ये जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगी और उसको लेकर जाएगी टू द हार्ट। सो दे टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, सो रिमेंबर इनका जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ओके, अब याद रखिए किस टाइप का ये ब्लड कैरी करती हैं। सिंस ये ब्लड वेसल है ब्लड कैरी करेंगी तो ये हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जैसे हम बुलाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट वन। कौन सी हैं वो? दिस आर गोइंग टू बी द पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के जितनी भी वेन्स हैं आपकी बॉडी की दे ऑल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। रिमेंबर, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एक्सेप्शन है जो कि हमेशा याद रखने हैं। तो एक्सेप्शंस हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उन्हीं पे चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, राइट? ओके, और अगर हम बात करें इनके वॉल्स की तो भाई वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो आपको कंपैरेटिवली थिनर देखने को मिलेगी व्हेन यू कंपेयर इट विद द आर्टरी। तो आर्टरी से कंपेयर करोगे तो इनकी जो वॉल है वो थिन होगी। अब अगर वॉल थिन है और यहाँ पर आपको लेस इलास्टिक भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ अगर इनकी वॉल ही थिन होगी तो अंदर की जो स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो करता है वी कॉल इट लूमेन, वो वाइडर होगा। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द आर्टरी, जहाँ पर आपको थिकर वॉल और नैरो लूमेन देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको थिनर वॉल एंड वाइडर और ब्रॉडर लूमेन देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द वेन, तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए अगेन ये सपोज एक वेन आ रही है, ठीक है, और वेन को मैंने ऐसे कट किया हुआ है, तो इसके सेक्शनल व्यू में आपको अगेन वही 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो देखिए आपको सबसे आउटरमोस्ट देखने को मिलेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में आपको ट्यूनिका मीडिया जो कि ऑब्वियसली फॉर्म्ड होती है ऑफ दी स्मूथ मसल्स एंड दी इलास्टिक फाइबर्स, बट यहां पर देखिए ये थिन है, इजंट इट? तो ट्यूनिका मीडिया अगर थिन है तो इलास्टिसिटी एक्चुअली कौन प्रोवाइड कर रहा था टू द ब्लड वेसल? दैट वॉज द ट्यूनिका मीडिया, जो उसमें प्रेजेंट स्मूथ मसल्स थी। अगर यही थिन होंगी दैट मीन्स यहाँ पर जो इलास्टिक नेचर होगा ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लड वेसल वुड बी लेस इलास्टिक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये लेस इलास्टिक होती हैं। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर वुड बी ऑफ दी ट्यूनिका इंटाइमा और दी इंटरना। ठीक है, और जो कि आप जानते हैं इट इज फॉर्म्ड ऑफ दी सिंगल लेयर ऑफ दी एंडोथेलियम। और ये अंदर का जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये कितना आपको वाइडर नजर आ रहा है। सो दिस स्पेस इज गोइंग टू बी द लूमेन। और ब्लू कलर से क्यों इसको रिप्रेजेंट किया गया है भाई? आप जानते ही हो, मैंने बताया है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पर सिंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है इसीलिए द लूमेन जो है वो यहाँ पर कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो होगा कैसा? वाइडर।
फाइन, ओके। सो आई होप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। तो देखिए अगर आप कंपेयर करोगे वेन की वॉल को तो यहाँ पर आपको ये थिन नजर आ रही है व्हेन यू कंपेयर इट विद द वॉल ऑफ योर आर्टरी, ठीक है। और लूमेन यहाँ पर देखिए ब्रॉडर है और वहाँ पर नैरो था, फाइन। नाउ इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पर इनका जो लूमेन है बच्चों वो वाइडर है, इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होगा जिससे वो फ्लो कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी लो। तो ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर इन केस ऑफ द वेन्स, और क्योंकि ये लो प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर उनके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं विच आर कॉल्ड वाल्व्स। तो दे पोजेस वाल्व्स टू इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे। अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहे, नीचे ना आए, ओके। उस एक ही डायरेक्शन को इंश्योर करता है द प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सपोज आपकी वेन है, यहाँ पर ना आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं विच आर कॉल्ड द वाल्व्स। तो यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही आपका हार्ट पंप करेगा ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर से इन ब्लड वेसल्स को के अंदर मूव करेगा, और जैसे ही वो ज़्यादा प्रेशर होगा तो ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पुश करके आगे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके ये जो वाल्व्स हैं दे विल शट ओपन। अगर ये ओपन हो जाने वाले हैं तो इसका मतलब ब्लड ऊपर जाएगा। अब जैसे ही हार्ट ने पंप करना, मतलब आपका पंप किया उसके बाद वो रुका, तो उस टाइम पे क्या होगा, हो सकता है ब्लड पीछे की तरफ नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। तो उस टाइम पर ब्लड जो है वो इन कस्प यानी कि इन वाल्व्स के बीच की स्पेस में जाके फिल होगा, जिसकी वजह से ये वाल्व देखिए इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और ब्लड जो है वो नीचे आने से रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि आपका ब्लड जो है वो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में ही फ्लो करे, दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाए। अदरवाइज अगर ये वाल्व्स डिफॉल्टेड होंगे तो क्या होगा, ब्लड जो होगा वो बीच में से ऐसे नीचे फ्लो कर जाएगा, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग, इसीलिए यहाँ पर आपको वाल्व्स देखने को मिलते हैं टू इंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, और दैट इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, फाइन। एंड फर्दर अगर आप देखोगे आपको पता है ये भी ब्रांच करते हैं इनटू द वेन्यूल्स जो कि स्मॉलर वेसल्स हैं वेन की ही, एंड दे सब्सिक्वेंटली डिवाइड इनटू कैपिलरीज। तो हमने वहाँ पर ऑपोजिट वे में देखा था, हमने देखा था कि कैसे आर्टरी आर्टीरियल में डिवाइड की, आर्टीरियल जो है वो फर्दर ब्रांच किया इनटू द कैपिलरी नेटवर्क, एंड कैपिलरी नेटवर्क ऑन द अदर एंड ज्वाइन करता है टू फॉर्म द वेन्यूल, और वेन्यूल फर्दर ज्वाइन करती है इनटू द वेन। तो इस तरीके से सारी जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। तो आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो बच्चों अगर वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात की जाए तो एक वर्टिब्रेट के हार्ट ने ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस अंडरगो किए हैं बोथ इन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो वर्टिब्रेट के हार्ट में आपको ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं फर्स्टली। और वर्टिब्रेट का हार्ट अगर हम एक इनवर्टिब्रेट से कंपेयर करें बच्चों, तो रिमेंबर अनलाइक एनी इनवर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट्स के हार्ट हैं दे आर मल्टी चेम्बर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल चेम्बर्स देखने को मिलेंगे, फाइन। एंड अगर हम ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन देखें ऑफ द वर्टिब्रेट्स तो सबसे सिंपलेस्ट हार्ट आपको फिशेस का देखने को मिलेगा, वाइल मैमल्स के केस में आपको मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड एंड एफिशिएंट हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिशेस हैव द सिंपलेस्ट हार्ट वाइल मैमल्स के पास मोस्ट हाईली एडवांस्ड आपको हार्ट देखने को मिलने वाला है, ओके ओके। अब देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, सिंस मैंने बोला वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है दैट इज मल्टी चेम्बर्ड, तो कुछ चेम्बर्स ऐसे हैं जो कि हार्ट के अंदर ब्लड को रिसीव करते हैं, तो वो रिसीविंग चेम्बर्स कहलाते हैं दी एट्रिया। वाइल कुछ आपको वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में एक एक्सेसरी चेम्बर भी देखने को मिलेगा टू रिसीव द ब्लड, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड साइनस वेनोसस। वाइल जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स दैट आर गोइंग टू बी वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वो पंपिंग आप कह सकते हो चेम्बर्स भी कहलाते हैं, फाइन, ओके। एंड जो वेरियस वर्टिब्रेट्स हैं दे डिफर इन द नंबर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो आइए अब हम स्टडी करने वाले हैं एक एक वर्टिब्रेट के ग्रुप को, कैसे वेरियस वर्टिब्रेट के ग्रुप्स में आपको डिफरेंट हार्ट के टाइप्स देखने को मिलते हैं या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ चेम्बर्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चों नाउ वील बी टेकिंग अप द एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। तो वर्टिब्रेट के हार्ट में सबसे पहले वील बी बिगिनिंग अप विद द हार्ट ऑफ द फिशेस। तो बच्चों मैंने आपको बताया है फिशेस का जो हार्ट होता है दैट इज द सिंपलेस्ट हार्ट, ओके। तो सिंपलेस्ट हार्ट अगर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा दैट इज ऑफ फिशेस, जो कि है एक ट्यूब्यूलर हार्ट, ओके। ये आपको एक ट्यूब के फॉर्म में नजर आता है, एंड ये होता है टू चेम्बर्ड हार्ट, दैट मीन्स यहाँ पर आपको टू चेम्बर्स देखने को मिलेंगे। वन इज टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, ओके, दैट इज गोइंग टू बी द एट्रियम, ओके, एंड द अदर चेम्बर वुड बी
टू सप्लाई द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट, जिसे हम बुलाते हैं द वेंट्रिकल। तो एट्रियम इज द रिसीविंग चेंबर, वेंट्रिकल इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर और द पंपिंग चेंबर। फाइन, ओके। अब अगर हम फिश के हार्ट की चीफ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को समझें, दैट इज इट इज अ वेनस हार्ट। दैट इज जो फिशेस का हार्ट है ना, वो वेनस हार्ट क्यों कहलाता है, पहले इसको समझिए। वेनस वर्ड आपको पता है ना, वेन्स के थ्रू कैसा ब्लड फ्लो करता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। मोस्टली जो वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली जो फिशेस का हार्ट है उसके थ्रू केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास करता है। दैट मीन्स फिशेस का हार्ट पंप करता है ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप पूछेंगे भैया अगर सिर्फ वेनस ब्लड ही पंप होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, है ना। तो फॉर दैट पर्पस ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिशेस का हार्ट पंप आउट करता है वो पहुंचता है टू द गिल्स, और गिल्स में वहां पर जाकर वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो गिल्स में ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड आपको ऑक्सीजनेटेड नजर आएगा दैट इज गोइंग टू बी सप्लाई टू द बॉडी। फाइन, तो देखिए यहां पर अगर हम मेंशन करें तो देखिए ये है आपका the atrium of the fish, so first chamber, right, and this is the ventricle। और एट्रियम से पहले ना फिशेस के केस में आपको एक एक्सेसरी चेंबर भी देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड साइनस वेनोसस। सो आई एम मेंशनिंग दिस डाउन ओवर हियर, ये है साइनस वेनोसस, ठीक है। तो साइनस वेनोसस जो है वो एक एक्सेसरी चेंबर है जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी। सो अगर हम इसके सर्कुलेशन को देखें फ्रॉम ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, तो बॉडी से आपको देखने को मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग इनटू द साइनस वेनोसस। तो यहां पर जो ब्लड की एंट्री हो रही है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स इट इज पुअर इन ऑक्सीजन। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दिस इज गोइंग टू एंटर इनटू द एट्रियम, एट्रियम से ये एंटर करेगा इनटू द वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल से दिस इज गोइंग टू बी पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। नाउ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर पंप आउट हुआ है, सो दिस वाज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज गोइंग टू बी सप्लाइड टू द गिल्स। तो ये आपके गिल्स तक पहुंचेगा। फाइन, और गिल्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ दिस ब्लड हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी के वेरियस ऑर्गन से ट्रैवल करेगा और आपके वेरियस बॉडी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करेगा। सो बॉडी जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी एंड द ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड अगेन, जो कि अगेन इसी पाथवे के थ्रू अंदर एंटर करेगा। तो यू सीन फिश का जो हार्ट है उसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो किया, ओके, दैट इज व्हाई इट वाज वीनस हार्ट। सेकेंडली आप देख रहे हो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार हार्ट से गया था वो वापस लौटकर नहीं आया, ठीक है। वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, उसके बाद जब वो ऑक्सीजन उससे कंज्यूम कर ली गई तो अनदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर। तो यहाँ पर सिंस ब्लड की एंट्री हार्ट में एक ही बार हो रही है इन वन सर्कुलेशन, दैट इज व्हाई इस टाइप के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सो जो फिशेस होती हैं दे एग्जिबिट सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो आई होप द एवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, दैट इज फिशेस के हार्ट के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन जितनी मैंने आपको बताई है वो अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों नाउ वील बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ एन एम्फीबियन हार्ट। तो एम्फीबियंस के हार्ट में आपको बच्चों क्या स्पेशलिटी देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 3 चेम्बर्स देखने को मिलेंगे एंड इन 3 चेम्बर्स में से 2 चेम्बर्स जो होंगे दे आर टू रिसीव द ब्लड, दैट मीन्स यहाँ पर 2 एट्रिया प्रेजेंट है। सो 2 एट्रिया एंड 1 चेम्बर वुड बी टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, that particular chamber would be the ventricle. So आपको एक ventricle and 2 atria देखने को मिलेंगे in an amphibian. This is the speciality of an amphibian heart. So अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 चेम्बर्स नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट चेम्बर इज ओवर हियर, दूसरा उसी के बगल में है और तीसरा नीचे की तरफ है। तो 2 अपर चेम्बर्स देखने को मिल रहे हैं और एक लोअर चेम्बर। ये जो अपर चेम्बर्स हैं इनका फंक्शन है टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर आपको बाय कन्वेंशन ये नजर आ रहे हैं दी एट्रिया। अब देखिए जो आपके लेफ्ट साइड पे बेसिकली जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर वुड बी फॉलोइंग टू द लेफ्ट ऑफ माई साइड,
अगर मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, इजंट इट? तो जब अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज इस हार्ट को अपने ऊपर सुपर इम्पोज करूँ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो मेरे लेफ्ट साइड पे पड़ेगा वुड बी कंसिडर्ड एज अ लेफ्ट साइड, और जो मेरे राइट पे पड़ेगा वुड बी कंसिडर्ड द राइट साइड। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द वन जो आप वहां पर देख सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो साइड है ऑफ द हार्ट इज द राइट साइड, ओके, बिकॉज वो आपके सामने राइट साइड पे पड़ रहा है। बट व्हेन वी आर मार्किंग और लेबलिंग इट, वी हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ सुपर इम्पोज खड़े हुए हैं। सो जो हमारे लेफ्ट पे पड़ेगा वुड बी कंसिडर्ड लेफ्ट, एंड जो हमारे राइट पे होगा वुड बी राइट। सो यहां पर दिस पर्टिकुलर चेंबर वुड बी योर लेफ्ट atrium. Okay, so this is left atrium and this one is going to be the right atrium. ठीक है, एंड ये जो लोअर चेंबर आपको नजर आ रहा है, दिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड. सो दिस चेंबर वुड बी द वेंट्रिकल. ठीक है, ओके. अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो दो एट्रिया हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और इनको एक वॉल सेपरेट करती है विच इज कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है, तो इसका मतलब जो एंटरिंग ब्लड होगा इन दोनों चेंबर्स में, फर्स्टली इट इज नॉट गोइंग टू मिक्स, उनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. बट आप देखोगे दोनों ही जो एट्रिया हैं, दे आर ओपनिंग इनटू अ कॉमन चेंबर विच इज द वेंट्रिकल. ओके, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी वर्टिब्रेट हार्ट में पार्टीशन हो जाता है हार्ट के चेंबर्स का इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड, तब आपको देखने को मिलता है बाय मोस्ट, आपको जो कॉमन कन्वेंशन देखने को मिलेगा कि जो लेफ्ट साइड है of the heart would be receiving oxygenated blood, that is oxygen rich blood, while जो right side of the heart है वो receive करता है deoxygenated blood which is the oxygen poor blood और oxygen deficient blood. ठीक है, so जो भी oxygen rich blood होता है उसे हम red color से डिनोट करते हैं, वाइल जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो इस साइड पर यानी कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड एंटर करेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए वो रेड कलर से यहां पर रिप्रेजेंटेड है. वाइल जो राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करेगा दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीजनेटेड, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू कलर. ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियली जो दो आपके रिसीविंग चेंबर्स हैं उनमें कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है बिकॉज द टू ब्लड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. वाइल जब दोनों ही ब्लड एंटर करेंगे फ्रॉम ईच ऑफ द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, अब भाई वेंट्रिकल में तो कोई पार्टीशन है नहीं ना, दैट मीन्स यहां पर जैसे ही दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंटर करेगा इनटू द वेंट्रिकल, वहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा. सो वेंट्रिकल में देखिए यहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है, एंड व्हेन दिस वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पंप करेगा ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट टू बी सप्लाई टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स. इसका मतलब आपके एम्फीबियंस की बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है टू द बॉडी टिश्यूज दैट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड ब्लड. दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स्ड ब्लड आपको सप्लाई होता हुआ नजर आएगा. सो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां एंटर कर रहा है, इनटू द राइट एट्रियम, एज आई टोल्ड यू. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलती है इन द वेंट्रिकल. ठीक है, अब देखिए यहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो हुई वो तो हुई, वो सप्लाई भी हुआ टू द बॉडी टिश्यू. तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे कैसे एम्फीबियंस को मिक्स्ड ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है, क्या उनकी फंक्शनिंग को ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है? तो देखिए आपको इस बात को समझना है कि एम्फीबियंस जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना, ये पोइकिलोथर्म्स है, तो इसीलिए इनका जो मेटाबॉलिक रेट है दैट इज नॉट एज हाई एज वी ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स और बर्ड्स, राइट. तो इनके केस में सिंस दे आर कोल्ड ब्लडेड, मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो है, इसलिए इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इनको प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. इसीलिए यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड जो है दैट विल बी सफिशिएंट टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस सेल्स ऑफ द एम्फीबियन बॉडी. ठीक है, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करेगा दैट इज जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो एंटायरली ऑक्सीजन पुअर नहीं होगा. द रीज़न इज जो यहाँ पर ब्लड आ रहा है जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, वो स्किन से भी ब्लड लेकर आ रहा है, और आपको पता है एम्फीबियंस के केस में स्किन भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. दैट मीन्स एम्फीबियंस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते ही थे. इसका मतलब जो ऑक्सीजन वो स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी इस ब्लड के थ्रू
एंटर करेगी इनटू द राइट एट्रियम। तो इसका मतलब जो आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं ना, वो कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, उसमें भी आपको कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द रीजन जिसकी वजह से मिक्स्ड ब्लड की सप्लाई जो है वो एम्फीबियंस के केस में वुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू देयर फंक्शनिंग, राइट। सो और साथ ही साथ एक बात और देखिए, यहाँ पर जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ एम्फीबियंस वुड बी कंसिडर एज डबल सर्कुलेशन। द रीजन इज यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी एंटर करेगा टू बी सप्लाइड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एंटर करेगा टू बी सप्लाइड। तो एक बार जो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, वो मिक्स होकर बाहर गया टू द बॉडी टिश्यू ने इसमें से ज़्यादातर जितनी भी ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब करी, और उसके बाद उसी ब्लड को वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस सेंड कर दिया इनटू द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से वो ब्लड आएगा, दैट इज गोइंग टू बी सप्लाइड अगेन बाय मिक्सिंग, और उसके बाद उसमें से कुछ ब्लड जो है वो लंग्स को भी सप्लाई होगा, जहां से वो लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेंगे एंड वुड बी सप्लाइड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी डबल सर्कुलेशन, बिकॉज एक सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से 2 बार पास कर रहा है, राइट। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे ये डबल सर्कुलेशन हुआ। इफ यू डू नॉट गेट इट, लेट मी राइट दैट डाउन। देखिए यहाँ पर सिंस मैंने बोला लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब ऐसा ब्लड जो आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द लंग्स, इजंट इट। तो लंग्स से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, फाइन। और यहाँ पर आपको पता है जो आपका राइट साइड है दिस इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स ये ब्लड जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी, इज इट राइट। सो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही ब्लड जो है आपस में एंटर करेंगे इनटू द वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड इन ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई कर दिए जाएंगे टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सो बॉडी पार्ट्स में ये सप्लाई होंगे, राइट। बॉडी पार्ट जो है इनमें से ज़्यादातर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेगी। सो फाइनली वो जो ब्लड होगा उसमें क्या होने वाला है, जो ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाएगी, उसके बाद ये ब्लड जो होगा वो बॉडी वापस से सेंड करेगा टू द राइट एट्रियम, बिकॉज ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, ओके। साथ ही साथ कुछ ब्लड जो है वो लंग्स पर भी जाएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू जो भी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा था दैट वाज नॉट कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड, उसमें भी कुछ ऑक्सीजन है बिकॉज ऑफ द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर जो मिक्स्ड ब्लड है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट स्टिल उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कुछ ब्लड जो है ज़्यादातर जो है बॉडी को जा रहा है, उसमें से कुछ ब्लड आपके बॉडी के एक ऑर्गन लंग्स के पास भी जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये जो ब्लड लंग्स के पास गया फॉर ऑक्सीजनेशन, दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीजनेटेड। सो यहाँ पर इट विल बिकम ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वुड बी सेंट बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जो आपका ब्लड है वो हार्ट में ट्वाइस फ्लो कर रहा है, ओके। वन वुड बी टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड to the lungs portion and one to the body portion। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 बार पासिंग देखने को मिलती है ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, और इस टाइप के सर्कुलेशन को वी कॉल एज द डबल सर्कुलेशन। सो आई होप आपको एम्फीबियंस के केस में क्या पिक्यूलैरिटीज देखने को मिलती है इन केस ऑफ देयर हार्ट समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्पेशलिटी और द पिक्यूलैरिटीज ऑफ द रेप्टिलियन हार्ट। तो रेप्टाइल्स के केस में बच्चों आपको देखने को मिलता है एक 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब ये 3 चेम्बर्ड हार्ट में आपको अगेन 2 रिसीविंग चेम्बर्स यानी कि 2 एट्रिया देखने को मिलेंगे एंड 1 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। बट इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट विद अ पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। दैट मीन्स यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर आपको एक पार्टीशन डेवलप होता हुआ नजर आएगा जो कि इनकम्प्लीट है। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगी। द रीजन इज बिकॉज वेंट्रिकल के पास जो है कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है जो कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रख सके, ओके। सो अगर एक रेप्टिलियन हार्ट को हम देखेंगे इट इज गोइंग टू बी अगेन 3 चेम्बर्ड। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 2 एट्रिया नजर आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट एट्रियम, this is the right atrium, and this is going to be the ventricle। तो ये है ventricle, और यहां पर आपको एक इनकम्प्लीट सेप्टम देखने को मिलेगा।
ठीक है। सो एन इनकम्प्लीट सेप्टम वुड बी सीन इन केस ऑफ द रेप्टिलियन हार्ट। सो वही बेसिक चीज़ है जो कि आपको एक 3 चेम्बर्ड हार्ट में देखने को मिली थी ऑफ द एम्फीबियंस, मोस्टली आपको यहीं पर देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में एंटर करेगा एज इट इज सीन इन द फिगर, यहाँ पर ब्लू कलर से डिनोट किया जा रहा है, वाइल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट वुड बी एंटरिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम। और सिंस वेंट्रिकल में पार्शियली डेवलप्ड आपको सेप्टम नजर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मिक्सिंग अगेन होगी, अप टू सम एक्सटेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस। तो सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस इन द वेंट्रिकल बिकॉज यू नो द सेप्टम इज इनकम्प्लीट। एंड अगेन आपको पता है रेप्टाइल्स के केस में भी दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनका भी मेटाबॉलिक रेट इज नॉट सो हाई, दैट इज वाई इनके केस में भी लो ऑक्सीजन सप्लाई वुड ऑल्सो डू देयर वेरियस नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा आर्डेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए इन देयर ब्लड। सो यहाँ पर भी मिक्स्ड ब्लड वुड डू देयर नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। सो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। एंड लास्टली यहाँ पर भी आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, दैट मीन्स एक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में आपको जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से गुजरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेप्टिलियन हार्ट। आइए अब हम देखते हैं द पेक्युलैरिटीज सीन इन द हार्ट्स ऑफ द बर्ड्स एंड द मैमल्स। तो बच्चों अगर बात की जाए बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट की, सो इट इज गोइंग टू बी 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जहां पर आपको 2 एट्रिया दैट इज 2 रिसीविंग चेम्बर्स और 2 वेंट्रिकल दैट इज 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स और दी पंपिंग चेम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, फाइन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। सो सिंस मैंने बोला यहाँ पर आपको कंप्लीटली 4 चेम्बर्स देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको 2 अपर चेम्बर्स जो कि रिसीव कर रहे हैं ब्लड को, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 2 एट्रिया देखने को मिलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम होगा, यहां पर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द लोअर चेम्बर जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को टू द बॉडी पार्ट्स, एंड यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द राइट वेंट्रिकल। और देखिए दोनों एट्रिया के बीच में आपको एक सेप्टम नजर आ रहा है सेपरेटिंग देम from one another, we call it the interatrial septum, while 2 ventricles को सेपरेट करता हुआ आपको एक complete septum नजर आ रहा है which is the interventricular septum। तो यहां पर the interventricular septum is going to be complete, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में एंटर कर रहा था वो लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, ओके, फ्रॉम द लंग्स, एंड उसके बाद वो जाके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और सेपरेट ब्लड वेसल के थ्रू दैट इज गोइंग टू बी दी सिस्टमिक एओर्टा, उसके थ्रू वो बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री नजर आएगी फ्रॉम दी मेजर वेन्स जो कि एंटर करेगा इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से वो अगेन मेजर ब्लड वेसल के थ्रू सप्लाई किया जाएगा टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यानी कि यहां पर आपको कंप्लीट पार्टीशन देखने को मिल रहा है ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैमेलियन एज वेल एज एन एवियन हार्ट, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करेगा राइट साइड में, रिमेंबर, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, एंड दे ऑल्सो एक्सिबिट डबल सर्कुलेशन। तो एक टाइप की सर्कुलेशन में आप देखोगे जो ब्लड है वो सब सर्कुलेट होगा बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और उसके बाद जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली एंटर करेगा अगेन बैक टू द हार्ट, जिसके बाद वो सप्लाई किया जाएगा टू द बॉडी। तो इसका मतलब एक बार सर्कुलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, और एक बार सर्कुलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी पार्ट्स। इस टाइप के सर्कुलेशन को वी कॉल द डबल सर्कुलेशन, जो कि अगेन प्रोमिनेंटली वुड बी सीन इन केस ऑफ द मैमल्स एंड द बर्ड्स, ओके। सो मैमल्स और बर्ड्स के जो हार्ट हैं उनमें आपको डबल सर्कुलेशन एक्सिबिट होता हुआ नजर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। तो आइए बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम बहुत कॉमनली बुलाते हैं एज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और इवन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दे ऑल रिप्रेजेंट सेम थिंग, राइट। तो बात करें इसके कंपोनेंट्स की बच्चों, तो देखिए आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मेन रोल है या फिर क्या मेन फंक्शन है।
You will definitely say to circulate various substances across the body, isn't it? तो वो various substances जैसे कि nutrients हुए, gases हुई, waste products हुए, hormones हुए, heat हुई, right? So ये सारी चीज़ें अगर body में आपको circulate करवानी है, for that purpose आपको एक medium तो चाहिए होगा ना, and that is why the very first component would be our blood itself. तो आप जानते हैं blood is the medium through which ये सारे substances जो हैं वो body में circulate किए जाएंगे. The very first component of human circulatory system is blood. Then secondly, आपको पता है जो हमारा human circulatory system है that is of closed type, है ना? So हमारा जो particular system है that is closed type, इसका मतलब हमारी body में जो blood flow कर रहा है which is going to be the major body fluid, वो बॉडी कैविटीज में डायरेक्टली ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, दे आर फ्लोइंग इन स्पेशल वेसल्स जिन्हें हम बुलाते हैं ब्लड वेसल्स. सो द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ अवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वुड बी द ब्लड वेसल्स. ओके, जिनमें आपको 3 मेजर टाइप की ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी. दे आर गोइंग टू बी द आर्टरीज. सो आपको आर्टरी देखने को मिलेगी, देन यू गेट टू सी वेन्स एंड सम स्मॉलर ब्लड वेसल्स जिन्हें हम बुलाते हैं ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, सो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स भी आपको देखने को मिलेंगी एज द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज गोइंग टू बी इट्स कंपोनेंट वुड बी द हार्ट. राइट, तो हार्ट जो कि मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है ब्लड को विद इन द बॉडी सो दैट आपकी बॉडी की कोने कोने तक ब्लड जो है वो सप्लाई किया जा सके. बिकॉज ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट भले ही कर रहा है, सो इवन इट इज सर्कुलेटिंग एंड फ्लोइंग towards the gravity, that means it is flowing along the gravity also, और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी भी फ्लो कर रहा है. तो हो सकता है कि कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी कम हो जाए, जिसकी वजह से जो भी बॉडी के अपर रीजन के ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाए. और ऐसे में अगर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगी टू द अपर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आपके हेड रीजन की, नेक रीजन की या फिर आर्म रीजन की, यू विल सी इनकी फंक्शनिंग हैम्पर होगी. सो एज टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर इवेंट टू अकर, आपके पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है द पंपिंग ऑर्गन हार्ट, जो कि पंप करता है हार्ट को विद अ ग्रेटर प्रेशर ताकि वो कोने कोने तक ब्लड की इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वहां तक ब्लड को सप्लाई कर सके एफिशिएंटली. दैट इज व्हाई वी हैव द थर्ड component of the human circulatory system, the heart, which is the muscular pumping organ. So I hope the basic components of the human circulatory system is very clear to all of you. अब हम देखिए, ऑलरेडी आप जानते हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में हम अभी तक डिस्कस करते आ ही चुके हैं. सो वी वोंट बी टेकिंग देम इन डिटेल नाउ, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली मूव ऑन टू द ह्यूमन हार्ट. ठीक है, तो ब्लड और ब्लड वेसल्स आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. सो अब हम बिगिन करते हैं विद द ह्यूमन हार्ट इन डिटेल. तो बच्चों, अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, दैट इज द ह्यूमन हार्ट. तो बच्चों, अगर ह्यूमन हार्ट की बात की जाए, एज यू ऑल नो वेरी वेल, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. द रीज़न इज बिकॉज आपको पता है आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ टू ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेट द वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी, इजंट इट? और ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो किस मीडियम के थ्रू सर्कुलेट होंगे? दैट विल बी थ्रू द ब्लड. और ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है इन द ब्लड वेसल्स, इजंट इट? अब आपकी बॉडी में ये जो ब्लड वेसल्स है ना बच्चों, ये ब्लड को along द ग्रेविटी भी ले जा सकती हैं और अगेंस्ट द ग्रेविटी भी ले जा सकती हैं. बट अगर इन ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे ब्लड का ब्लड प्रेशर सफिशिएंट इनफ नहीं होगा तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपके ब्लड को एफिशिएंटली सप्लाई नहीं कर पाएगी. तो ऐसे में जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स काफ़ी हाइटेड पोजीशन पे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल आपका जो हेड रीजन है या आपका नेक रीजन है या आर्म्स है, यहाँ पर अगर ब्लड की सप्लाई सफिशिएंटली नहीं की जाएगी तो ऐसे में इन पर्टिकुलर रीजन्स के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग वुड बी हैम्पर्ड, इजंट इट? सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारी बॉडी एक पंपिंग ऑर्गन को अकोमोडेट करती है विच इज कॉल्ड दी हार्ट. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है विच इज द ह्यूमन हार्ट, वो पंप करेगा ब्लड को विद अ ग्रेटर प्रेशर ताकि ये जो ब्लड है वो आपके बॉडी के कोने कोने तक एफिशिएंटली पहुंचाया जा सके. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट क्या है बच्चों? ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है. ठीक है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है जो कि प्रॉपर्टी है ऑफ द मसल. तो दैट इज व्हाई इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. एंड अगर आप इंटरनली देखोगे ना तो ये अंदर से हॉलो है. ओके, और ये डिवाइडेड होता है इनटू चेंबर्स विच वी विल स्टडी लेटर. ठीक है, सो अभी आपको इतना याद रखना है दैट इट इज अ हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. और इसका क्या रोल है वो मैंने आपको इन अ नटशेल बता दिया है. फाइन, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की. ओरिजिन की बात अगर की जाए तो आपको पता है बच्चों, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक.
ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हैं। हमारी 3 जर्म लेयर्स में से जो मेसोडर्म लेयर है, ओके, उससे अराइज होता है आपका ह्यूमन हार्ट। दैट मीन्स आवर ह्यूमन हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है, फाइन। बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ह्यूमन हार्ट बच्चों हमारा लोकेटेड होता है इन दी थोरेसिक कैविटी, जो कि आप जानते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने अपने चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो आई टेल यू, थोरेसिक कैविटी आपको पता है एक ऐसी एयर टाइट कैविटी है जो कि फॉर्म्ड होती है बाय वेरियस स्ट्रक्चर्स। वेंट्रल साइड पे यानी कि टुवर्ड्स द बेली साइड इट इज फॉर्म्ड बाय द स्टर्नम, ओके, डॉर्सल साइड पे बाय द वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डायफ्रैगम। तो ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं जो स्पेस को एनक्लोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी में आपका हार्ट कहाँ लोकेटेड होगा? तो याद कीजिए मैंने आपको लंग्स के स्ट्रक्चर में बताया था कि लेफ्ट लंग में आपको एक नॉच देखने को मिलता है जो कि अकोमोडेट करता है हार्ट के टिल्टेड पोर्शन को। तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 लंग्स। तो 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। अब देखिए 2 लंग्स के बीच में आपको पता है आपको हॉलो स्पेस नजर आती है। सो दैट एनाटॉमिकल स्पेस जो आपको नजर आती है बिटवीन द 2 लंग्स इट इज कॉल्ड द मीडियास्टिनम। देखिए इस बात को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सो बिटवीन द 2 लंग्स जो आपको स्पेस नजर आएगी दैट इज मीडियास्टिनम। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं यू कैन विजुलाइज इट लाइक दिस कि लेट्स सपोज दिस इज योर राइट लंग और ये है आपका लेफ्ट लंग। तो ये दोनों ही लंग्स के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रही है, सपोज दिस इज योर ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई। सो देखिए यहां पर जो स्पेस आपको एम्प्टी नजर आ रही है, दिस एम्प्टी स्पेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मीडियास्टिनम और इस मीडियास्टिनम में ही आपका हार्ट वुड बी लोकेटेड। फाइन, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2/3 of its mass, that means 2/3 of the heart's mass is going to be slightly tilted towards the left. तो देखिए ऑल्दो आपका जो हार्ट है बच्चों वो सेंट्रली लोकेटेड होगा यहाँ पर, बट इसका जो 2/3 पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होता है। ओके, सो इट इज अ रॉन्ग नोशन जो हम लोग मानते हैं कि दैट द हार्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज एक्चुअली प्लेस्ड सेंट्रली, बट उसका जो 2/3 पोर्शन है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए आपको जब बीटिंग सुनाई देती है दैट इज heard on the left side. Okay, so remember यहाँ पर आपको हार्ट जो है देखिए कैसा नजर आएगा, यहाँ आप देख भी सकते हो इस हार्ट के स्ट्रक्चर को। सो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक स्लाइटली कोनिकल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसका जो एपिकल पोर्शन है या जो एपिक्स वाला रीजन है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और ये जो टिल्टेड लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ना वो आपके इस लेफ्ट लंग के इस कार्डियक नॉच में जाके एकोमोडेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं अबाउट द साइज। सो बच्चों ह्यूमन हार्ट का जो साइज है इट इज लाइक ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। तो अगर एक क्लोज्ड फिस्ट को आप देखोगे ना, जितना आपका एक क्लोज्ड फिस्ट का साइज है दैट इज द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो आई होप द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन हार्ट इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट वॉल। तो आपके ह्यूमन हार्ट की वॉल में कैसे वेरियस लेयर्स में आपको टिश्यूज अरेंज नजर आते हैं, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग नाउ। सो जो हार्ट वॉल होती है ना बच्चों हम ह्यूमन बींग्स की, वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी हैं वो 3 लेयर्स, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर वुड बी कॉल्ड दी एपिकार्डियम। ठीक है, देन आती है द मिडल लेयर विच इज कॉल्ड मायोकार्डियम। जब भी वर्ड मायो आता है ना बच्चों इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मसल्स। इसका मतलब ये जो लेयर होगी ऑफ द ह्यूमन हार्ट वॉल वो कंपोज होगी ऑफ द मसल्स। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट तो कौन सी मसल्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर? यस, द कार्डियक मसल्स। वेरी गुड। देन आपको यहाँ पर 3rd नंबर पे दैट मीन्स सबसे इनर मोस्ट जो लेयर देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी एन एपिथेलियम, जिसे बुलाते हैं हम एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो आइए अगर हम अपने ह्यूमन हार्ट को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो आपको इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने को मिलेगा। अब इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम अगर इसकी वॉल का एक सेक्शन एनलार्ज करके देखें तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरनली सबसे क्लोजेस्ट लेयर आपको नजर आ रही है इनसाइड वुड बी योर एंडोकार्डियम। तो आपको ये जो लेयर नजर आ रही है ना दिस इज गोइंग टू बी एंडोकार्डियम, जो कि फॉर्म्ड होती है ऑफ दी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, सो आई होप आप सभी को पता होगा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या है। एक ऐसा एपिथेलियम जहां पर
जो सेल्स हैं, पहली चीज तो वो सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं एंड दे आर गोइंग टू बी फ्लैट एंड इररेगुलरली शेप्ड सेल्स। तो यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ एंडोकार्डियम विच इज द इनर मोस्ट हार्ट वॉल लेयर। ठीक है, ओके। फिर हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट लेयर विच इज द मायोकार्डियम, जो कि आपकी मिडिल लेयर है। ओके, तो ये जो मायोकार्डियम है, देखिए यहां पर ये जो मायोकार्डियम है आपको दिख ही रहा है, ये ऑब्वियसली फॉर्म्ड होने वाली है ऑफ द मसल्स। तो ये है एक मस्कुलर लेयर। सो दिस इज द मस्कुलर लेयर और ये कंपोज होगी ऑफ द कार्डियक मसल्स। ठीक है, सो कार्डियक मसल्स यहां पर इस लेयर को फॉर्म कर रही हैं और मायोकार्डियम की जो थिकनेस है ना बच्चों, दिस इज वेरिएबल। ओके, तो दैट मीन्स यहां पर जो थिकनेस है वो वेरी करेगी इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द हार्ट। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, आप देखेंगे ह्यूमन हार्ट में जो है ना इंटरनली 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। अपर 2 चेंबर्स को हम एट्रिया बुलाते हैं और लोअर 2 चेंबर्स को हम वेंट्रिकल्स बुलाते हैं। तो आप देखोगे एट्रिया यानी कि जो अपर 2 चेंबर्स हैं उसमें इस पर्टिकुलर लेयर की जो थिकनेस होगी वो कम होगी, वाइल देखिए यहाँ पर जो वेंट्रिकल वाले रीजन है, ये वेंट्रिकल्स हैं आपके और इनको सराउंड कर रही है जो हार्ट वॉल है, उसमें देखिए आपके मायोकार्डियम की थिकनेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। सो इसकी जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द हार्ट। फाइन, देन वी मूव ऑन टू द आउटर मोस्ट लेयर विच इज द एपिकार्डियम। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी बच्चों। आपको यहां पर मस्कुलर लेयर यानी कि मायोकार्डियम के जस्ट बाद एक येलो कलर की थिन लेयर नजर आ रही है। ओके, दिस इज फॉर्मिंग द विसरल पेरिकार्डियम। ओके, we have to firstly learn this word which is pericardium. Pericardium, देखिए पेरी वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, that is corresponding to the word peripheral, that means something which is around something. ठीक है, और कार्डियम वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है टू द हार्ट। तो हार्ट को सराउंड कर रही आपको जो लेयर देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी पेरिकार्डियम। अब सिंस ये जो पेरिकार्डियम की लेयर है दिस इज वेरी क्लोज टू द हार्ट मसल, इसीलिए वी कॉल इट विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, क्योंकि ये आपके विसरा यानी कि बॉडी ऑर्गन के सबसे क्लोजेस्ट है। फाइन, इसको ही हम एपिकार्डियम भी बुलाते हैं बच्चों। सो इस बात को भी आपको याद रखना है। सो विसरल पेरिकार्डियम इज गोइंग टू बी जस्ट नेक्स्ट टू योर मायोकार्डियम। ठीक है, अब आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेयर के बाद यानी कि आपके विसरल पेरिकार्डियम के बाद आपको एक स्पेस नजर आ रही है, एक कैविटी नजर आ रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, इस टर्म को अभी के लिए आप समझ लीजिए। सो पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, ये आपको एक स्पेस नजर आएगी आफ्टर द विसरल पेरिकार्डियम और इस पर्टिकुलर कैविटी के बाद आपको अगेन एक पेरिकार्डियम की लेयर नजर आती है विच इज दी पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो देखिए पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में यहां पर आपको एक पेरिकार्डियल कैविटी देखने को मिलती है विच इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, जिसे हम बुलाते हैं द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि इन दो लेयर्स के बीच में हो रहे फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो जब भी हार्ट पंप करता है ना तो हो सकता है इन दो पर्टिकुलर लेयर्स के बीच में आपको फ्रिक्शन देखने को मिले। टू प्रिवेंट दैट फ्रिक्शन यहां पर आपको पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फिल्ड नजर आता है एक पेरिकार्डियल फ्लूइड। फाइन, ओके, एंड इस पैराइटल पेरिकार्डियम के बाहर भी आपको एक फाइब्रस पेरिकार्डियम की लेयर देखने को मिलती है। दैट मीन्स यहां पर आपको ना ऐसे बहुत सारे फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर वुड बी द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। बेसिकली हार्ट वॉल को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया था। सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड द विसरल पेरिकार्डियम, जिसे हम एपिकार्डियम बुलाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाहर आपको देखने को मिलेगी द पेरिकार्डियल लेयर, जिसमें कि आपको फाइब्रस पेरिकार्डियम देन पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम भी देखने को मिलेगा। तो पेरिकार्डियम जो वर्ड आता है, देखिए इसको हम यहां पर भी देख लेते हैं। पेरिकार्डियम जो है वो बेसिकली एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके हार्ट को। ठीक है, तो आपका हार्ट जो है वो सराउंडेड होता है बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, और ये एनक्लोज करता है द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए डबल लेयर में कौन कौन सी लेयर आने वाली है। यहां पर एक्चुअली जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है एंड योर दिस लेयर वुड बी कंसिडर्ड टुगेदर एज दी पैराइटल पेरिकार्डियम। तो बेसिकली ना ये जो 2 लेयर्स अलग अलग बताई जा रही हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज वन। फाइन, ओके, तो यहां पर ये फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम वुड बी कंसिडर्ड एज वन, और इनको हम टुगेदर पैराइटल पेरिकार्डियम बुला सकते हैं। फाइन, एंड
अंदर वाली जो पेरिकार्डियम की लेयर होगी दैट इज गोइंग टू बी योर विसरल पेरिकार्डियम, जो कि इवेंचुअली फॉर्म करती है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर हार्ट ऑल्सो। तो इसीलिए हम इसको एपिकार्डियम भी बुलाएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट दी when we talk in terms of the heart wall also. तो यहाँ पर epicardium would be also given this term and visceral pericardium when we talk about the pericardium. Fine? Okay. तो pericardium is a membrane जो कि कवर कर रही है हार्ट को, और हार्ट वॉल की outermost layer would be epicardium. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपको कोइंसिडेंस देखने को मिल रहा है epicardium यानी कि हार्ट वॉल का with one of the layer of your pericardium. Fine? Okay. And इन दोनों पर्टिकुलर आपको जो पेरिकार्डियल लेयर्स हैं उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिलेगा. सो इट एनक्लोजेस द पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द हार्ट पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. सो आई होप आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी भी ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड मैंने बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी. तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन ऑन दी चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.